ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय कैरियर का, एयर इंडिया का कैसे भट्टा बिठाया गया, भारत की एविएशन इंडस्ट्री को कैसे पीछे ढकेला गया, जबकि ये दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सकती थी। भारत एक खंड प्राय देश है, यहाँ पर इस कोने से उस कोने पर जाने के लिए अगर सबसे सस्ता, किफायती और उपयोगी और कम समय में जाने का कोई अगर साधन है तो वो केवल हवाई जहाज हो सकता है। और इतने बड़े पैमाने पर रेडीमेड पैसेंजर दुनिया के बहुत कम देशों में मिलते हैं। ये यहाँ उपलब्ध होने के बावजूद भी भारत में कैसे उनको लूटा जा रहा है और कंपनियों की जेब भरी जा रही है, यह भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि कैसे जीएमआर को, डायल को फायदा पहुंचाया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम नजर डालेंगे कि कैसे हवाई जहाज के खरीदी में भी भ्रष्टाचार हुआ। पहले जो कुछ मुद्दे बचे हैं होता जी, जो डायल के बारे में है जी। डायल में एक और चीज जो हर पैसेंजर को भी इनडायरेक्टली देना पड़ रहा था, वो अभी भी पड़ रहा है, वो है एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस। एक पैसेंजर सिक्योरिटी फीस होता है जो कि टिकट की जब हम काटते हैं किसी शेड्यूल एयरलाइन में जाने के लिए, तो एक पैसेंजर सर्विस फीस देते हैं। वो पैसेंजर सर्विस फीस सीधा जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रनवे, एटीसी और जितने भी सुविधा उसके अंदर होते हैं। यहां पर डायल ने एक अलग चीज लगा दी कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस। एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस लेने का मतलब है कि वो एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट होगा, आगे चल के जो डेवलपमेंट होगा, वो उसकी सुविधा पैसेंजर को मिलेगी। वो सुविधा आपके सामने है कि अगर एक बंदा 1 नंबर करने जाता है तो उसको 150 रुपए देने पड़ते हैं। इस तरीके से अगर एक छोटा सा एयरक्राफ्ट भी देखा जाए तो उसमें अगर 5 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो उन 5 पैसेंजरों के लिए 1200 रुपए की एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस लिया जाता था। और दिल्ली एयरपोर्ट आज के तारीख में भारत में सबसे ज्यादा व्यस्त एयरपोर्ट है। इसमें हर 2 मिनट में एक एयरक्राफ्ट लैंड होती है या टेक ऑफ करता है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो यहां पर कितने पैसेंजर आते हैं और उनमें से एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस के नाम पे कितना लिया गया है, ये सिर्फ जीएमआर ही बता सकता है और कोई नहीं। बिल्कुल। और जो खास करके हवाई जहाज वहां पार्क किए जाते हैं, लैंडिंग टेक ऑफ किया जाता है, उसके भी फीस में इतना बढ़ोतरी की गई है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर हम उसको डॉलर में या यूरो में या किसी भी करेंसी में काउंट करें तो भी महंगी नहीं है। जरा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए जी। आज के तारीख में मैं अपने अनुभूति से बता रहा हूं, मेरे करीब 2 या 3 पायलट्स जो कि दूसरे कंट्री के, 2 उसमें से यूएसए के सिटीजन थे और एक यूके मतलब इंग्लैंड के सिटीजन, जब वो पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, दे वेर स्टन्ड। इतना बड़ा एयरपोर्ट, लंदन से आने वाला वो पायलट बोल रहा था यार हिथ्रो भी इससे छोटा पड़ जाएगा। हिथ्रो एयरपोर्ट जो लंदन की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, वो भी इससे छोटा पड़ जाएगा। एंड ही वॉज डिसअपॉइंटेड। उस एयरपोर्ट को देखने के बाद वो डिसअपॉइंट हो गया था। इट कैन ओनली हैपन इन इंडिया। तो वैसे अगर देखा जाए, सिर्फ एयरपोर्ट पार्किंग के लिए अभी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर इतनी जगह बने हुए, इतना टर्मैक बना हुआ है, लेकिन दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में कोई नया एयरलाइन खोलने जा रहा है तो उसको पहले से ही बोला जाता है कि भैया कोई भी मेट्रो सिटी में एयरपोर्ट में पार्किंग करने के लिए तो भूल जाओ, क्योंकि पार्किंग मिलती नहीं है। यहां पर पार्किंग मिलती नहीं है, पार्किंग खाली रहती है, लेकिन पार्किंग किसी को वो अलर्ट नहीं करते हैं। उसका जो रेट है जी, जो उनका रेट है, एक तो उस रेट में ऑपरेटर लेके ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर उसको देता है पैसा, तो पैसा वो यात्रियों से लेगा, पैसेंजर से लेगा। पैसेंजर इतना जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए अब इनडायरेक्टली लॉस फिर से जा रहा है गवर्नमेंट को। कैसे? जो एयरक्राफ्ट अंदर पार्क करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं, नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उनको लेके जा रहे हैं, जो उनके एमआरओज हैं, जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हर एमआरओ को हैंगर मिला हुआ है और हैंगर के सामने कुछ स्पेस है। उस स्पेस और उस हैंगर को वो यूटिलाइज करते हैं पार्किंग के लिए, बगैर की डायल के पार्किंग को यूटिलाइज किए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा बोझ होता है जो कि वो पैसेंजर के ऊपर डालना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे कई कारनामे हैं, वो भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बीच बीच में कॉल भी लेते हैं। नमस्कार, बोलिए।
हाँ सर नमस्कार, मैं डीके ओझा दिल्ली से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका सुदर्शन चैनल का प्रसारण। हेलो, हाँ बोलते रहिए आप। सुदर्शन चैनल का प्रसारण पूरी दिल्ली में हर जगह होता नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हमको। और दूसरी चीज क्या है कि आज मीडिया पे भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पूरी तरह खराब होती जा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल यही कारण है कि प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों के करप्शन को मीडिया पूरजोर से क्यों नहीं उठाती। ये सवाल जब लोगों के मन में आता है तो मीडिया में ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के ऊपर भी सवाल या निशान स्वाभाविकता से उठता है। दूसरा, अगर आपका केबल ऑपरेटर सुदर्शन नहीं दिखा रहा है तो आप उसको अपने हक से मांग सकते हैं। भारत सरकार के नए नियमानुसार फ्री टू एयर चैनल जो है उन चैनलों को दिखाना अब अनिवार्य कर दिया गया है और केबल ऑपरेटर को दिखाना होगा। हम भारत के जो डीटीएच है उसमें डिश टीवी, बिग टीवी, रिलायंस और वीडियोकॉन डीटीएच पर है। अब एयरटेल और टाटा स्काई पर आना है। अगर आप उनके दर्शक हैं तो उनके कस्टमर केयर पर हमारी मांग करें तो वहां पर भी हम जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगे। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये मैं देख रहा हूँ सुदर्शन न्यूज, दिल्ली देखता हूँ। हेलो, बोलते रहिए आप। ये आज चला प्रफुल्ल पटेल का घोटाला चला था। हेलो भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। आपको जो भी बात कहनी है, अगर आप तैयारी के साथ रहेंगे, मन बनाकर, दिमाग में सोचकर, और जैसे कॉल लगता है तो बोलेंगे तो ही आपकी बात हम रख पाएंगे। हम अब और भी कॉलर को लेंगे। फेसबुक पर चल रही प्रतिक्रिया हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साथ साथ में स्क्रीन पर हम वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं, वो तथ्य भी दिखा रहे हैं जिनके ऊपर सीएजी ने, कैग ने आक्षेप लिया है और बड़े करप्शन का अनुमान लगा है। साथ में हम आपको उस लेटर के अंश भी दिखा रहे हैं जिसमें एयर इंडिया के पूर्व प्रमुख ने भी आरोप लगाते हुए केंद्रीय भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव को कुछ पत्र में लिखा था। अब हम मुड़ते हैं भारत सरकार की इस एयरलाइंस के लिए जो हवाई जहाज खरीदे गए उनमें कैसे करप्शन हुआ है। होदा जी, एयर इंडिया भारत का विदेशों में हवाई जहाजों का मुख या चेहरा कहने से कोई दुरुक्ति नहीं होगा, क्योंकि एयर इंडिया इस नाम से इंडिया जुड़ा हुआ है। बाहर अगर किसी को भी आप जाके बाहर देश में पूछते हैं तो एयर इंडिया बोलने से उन लोगों को पता चलता है कि आप एक भारतीय हैं। लेकिन आज उस एयर इंडिया की जो ये दुर्गति है, जो 40,000 करोड़ कर्ज से दबा हुआ है, ऊपर से 7,000 करोड़ की और एस्टिमेटेड लॉस ऑलरेडी उसका हो चुका है, जो कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी शुरुआत जब माननीय प्रफुल्ल पटेल जी ने अपना कार्यभार संभाला था उसी दिन से ये शुरू हुई है। नवंबर 8, 2003 को मिनिस्ट्री में एक मीटिंग बिठाया गया था जो कि एयर इंडिया के बोर्ड मेंबर्सों ने उसको किया था। उस टाइम में एनडीए सरकार की गवर्नमेंट चल रही थी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस टाइम में माननीय राजीव प्रताप रूडी साहब उस टाइम में सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम में एयर इंडिया को फ्लीट स्ट्रेंथ या जो जहाजों की संख्या बढ़ाने के बारे में उसमें डिस्कस किया गया था और जो प्रस्ताव उसमें पारित हुआ था उसके मुताबिक 10 A340 एयरबस के 10 एयरक्राफ्ट और 18 बोइंग के 737-800 वाले एयरक्राफ्ट, वो भी लॉन्ग रेंज के थे, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि लो बजट कैरियर है एयर इंडिया का, उसके लिए खरीद जाने के लिए वहां पर यह प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव को फिर से रिविजिट करने के लिए अगस्त 2, 2004 की जो एक मीटिंग बैठी जिसमें प्रफुल्ल पटेल जी ने, सरकार बदलने के बाद जब प्रफुल्ल पटेल नए एविएशन मिनिस्टर बने, जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो अप्रैल 2004 को उन्होंने ये कार्यभार संभाला और फिर 4 महीने बाद 2 अगस्त 2004 को उन्होंने जो मीटिंग किया उस पे उन्होंने लिख दिया कि 28 नहीं 68 एयरक्राफ्ट खरीदेगा एयर इंडिया। मतलब 40 की संख्या बढ़ा दी, सीधे 40 की संख्या बढ़ा दी गई। जो 40 की संख्या बढ़ा दी गई उसमें भी एक चीज और आप देखेंगे कि उसमें जो 10 एयरक्राफ्ट एयरबस से लेने थे
वो 10 एयरबस से नहीं, वो 10 भी बोइंग के खाते में चले गए। तो 50 जो एयरक्राफ्ट 68 में से 18 एयरक्राफ्ट आना था 737-800, वो वैसे ही रहा। लेकिन ये जो 10 एयरक्राफ्ट आने थे A340 जो कि लॉन्ग रेंज उतना ही डिस्टेंस को कवर कर सकता था, जो कि एक बोइंग 777LR मतलब लॉन्ग रेंज वाला वो कर सकता है। और एयरबस के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया और यह कहा गया कि 777LR बोइंग 777-777LR, LR स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज, और बोइंग 777ER मतलब एक्सटेंडेड रेंज, इस तरह के एयरक्राफ्ट साथ में ड्रीम लाइनर 787 जो कि हाल ही में पहली बार इंडिया में आया था एयर इंडिया को हैंडओवर करा जाने के लिए। ये चीज के